बिल्कुल सही बेटा। लास्ट क्लास में जो हमने दो टेक्निक्स करी हैं, एक है आपकी क्रिस्टलाइजेशन और एक है आपकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दोनों में कहीं ना कहीं हम प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्ले कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल सॉल्युबिलिटी डिफरेंस की जब भी बात करी जाती है और पूछा जाता है कि भाई कौन सी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं टू सेपरेट और टू प्योरीफाई, फिर हम जनरली आंसर कौन सा देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, जब भी हमें जनरल पूछा जाएगा कि चीजों के बीच में there is a difference in solubility and what is the technique to be used, then definitely we are going to answer as crystallization. yes, मैं अग्री कर चुका हूं कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, जिसका दूसरा नाम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन भी था, वो भी कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी के थोड़े से डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, बट वो जनरली नहीं बोलते जब तक हमें अलग अलग सॉल्वेंट्स की बात करके ना दिया गया हो। और लास्ट बार, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो भी अलग अलग सॉल्वेंट्स हम यूज करेंगे, उनकी सबसे खास बात यह है कि वो सॉल्वेंट्स आपस में मिसेबल नहीं होते, दे आर इमिसेबल। ओके जी, सो इन द लास्ट क्लास वी डिड द थ्री टेक्निक्स व्हिच वर वेरी सिंपल। पहली तो बहुत ही सिंपल थी, सब्लिमेशन, फिर थोड़ी सी बात कर ली हमने क्रिस्टलाइजेशन, फिर बात कर ली हमने क्रिस्टलाइजेशन के बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ टेक्निक जो हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। फोर्थ टेक्निक, ये हमारे पास नाम लिखा हुआ है जी, इसका नाम है जी डिस्टिलेशन। जो हमने कल टेबल सा बनाया हुआ था, एक उस टेबल के अंदर डिस्टिलेशन की आगे बड़ी सारी टाइप्स थी। एक होती है सिंपल डिस्टिलेशन, है ना। तो अब डिस्टिलेशन में जो सिंपल डिस्टिलेशन है वो क्या है जी? पहली बात, हम ये बात कर चुके हैं कि डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन क्या था? इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बिल्कुल अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन करना चाहें तो देखो सेटअप बना हुआ है, इफ यू कैन सी द सेटअप। अगर आप इस सेटअप को देखो, बहुत सिंपल से सेटअप ये बना हुआ है। तो ये हमने नीचे लिया जी आरबी फ्लास्क। ये आरबी बेसिकली, आरबी फ्लास्क का हमारा मतलब है राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या मतलब है बेटा? राउंड बॉटम्ड फ्लास्क। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जी। राउंड बॉटम को बहुत बार शॉर्ट में आरबी आरबी बोलते रहते हैं। तो उसके अंदर हमने लिक्विड मिक्सचर ले लिया। पहली बात, हमने ये बोल दिया कि बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और सिंपल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा हो। और फिजिकली इसको करते कैसे? हम उन मिक्सचर को राउंड बॉटम फ्लास्क में लेके नीचे से हीट करते हैं, ठीक है जी। जितना टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है मेंटेन कर लेते हैं। हम करते क्या है, सपोज मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, सपोज मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, जी। मेरे पास दो लिक्विड्स हैं ए प्लस बी। मेरे को सब्सटेंसेस ए प्लस बी का मिक्सचर है जी, इनिशियल मिक्सचर। अब इनिशियल मिक्सचर में अज्यूम कर लेते हैं कुछ, क्या, लेट अस से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है जी, इसका जो स्टार्टिंग वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है, लेट अस से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस। और जो बी वाले का बॉइलिंग पॉइंट है, लेट अस से वो 75 डिग्री सेल्सियस है। सो क्वाइट अ लॉट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होता है तो हम नॉर्मली टेम्परेचर मेंटेन कौन सा करते हैं? टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं वो होता है इन बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स। टेम्परेचर इन बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट्स इज मेंटेन्ड, वो रख लेते हैं जी। सपोज करो मैंने यहाँ 35 और 75 के बीच में 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लिया। अब अगर मैंने 50 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट करा, जो मिक्सचर है, तो कौन बॉयल होगा और कौन बॉयल नहीं होगा? जल्दी बताओ जी। ए बॉयल ऑब्वियसली, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉयल होता है जी। ये तो आपको याद ही होगा जी, ये भी एक बार लिख लेते हैं जी। जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट होता है हमेशा वो फर्स्ट वेपराइज होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स में चला जाता है, ऐसे भी बोलते हैं जी। जब भी पहले वेपर्स बनने हैं तो हमेशा उसके बनना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। तो ठीक है, ए बॉयल हो जाएगा, बी रह जाएगा, बी का लिक्विड नीचे रह जाएगा, ए के वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे ऊपर से और एक कनेक्टिंग ट्यूब में से पास कर देंगे। उस कनेक्टेड ट्यूब को हमने ठंडा कर रखा होगा, उसको नाम दे देंगे कंडेंसर। वी विल कॉल दिस एज व्हाट? कंडेंसर। कंडेंसर में से पास करके वो ठंडा होके दोबारा लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन के वो दूसरे
वेसल में आ जाएगा। तो हमारा बी अलग हो गया, ए अलग हो गया। इस तरह की सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज हाउ इट इज डन। ऐसे करते हैं जी। तो अगर हम एक बार टर्म पढ़ लें जरा, क्या लिखा हुआ है। It is written as what, ये लिखा हुआ है, distillation involves conversion of liquid into vapors followed by condensation। तो बेसिकली जब भी हमें करना है तो पहले वेपोराइजेशन करनी है, फिर कंडेंसेशन करनी है। That is what is distillation is. Method is commonly used for liquids which are sufficiently stable at their boiling points and which contain non-volatile impurities। लास्ट क्लास में हम इसकी बात कर चुके हैं जी। नॉन वोलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है जी? नॉन वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी जल्दी वेपर्स ना बनाए। तो ठीक है जी, एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसके आगे इंपॉर्टेंट। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसेबल ऑर्गेनिक लिक्विड्स। मेन बात है जी, बॉइलिंग पॉइंट डिफर बाय 30 to 50 केल्विन। मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होना चाहिए। जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है तो जो है इंपॉर्टेंट सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जी, एग्जांपल्स, बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जांपल्स पे भी आ जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लुक फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले ये जो एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके सामने देख लो जी। ईथर और टोलुइन का मिक्सचर, इनके बॉइलिंग पॉइंट देखो 308 और 384, ह्यूज डिफरेंस। फिर हेक्सेन और टोलुइन का मिक्सचर 342 एंड 384, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 40 केल्विन का डिफरेंस है। फिर आ गया जी क्लोरोफॉर्म, जो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, वही है जी क्लोरोफॉर्म वाला। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इन दोनों के अंदर देखो जी 100 केल्विन से भी ज्यादा का डिफरेंस है। सो इन मिक्सचर्स को बड़े आराम से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, सिंपल डिस्टिलेशन। बेटा ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले वाला ईथर एंड टोलुइन, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जी। बॉइलिंग पॉइंट याद रह जाए ठीक है, नहीं तो नासी। सब्सटेंसेस याद रहने जरूरी हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स तो सिर्फ हमें एक बार कंफर्मेशन के लिए दिए गए हैं। ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा ना हो, तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा ना हो तो फिर हम क्या करते हैं जी, कौन सी डिस्टिलेशन यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेटअप बनाया है ना, इस सेटअप पे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है, हमने देखो डायरेक्ट क्या वेपर्स को डायरेक्टली कंडेंसर से कनेक्ट कर रखा है सिंपल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर पहले एक फ्रैक्शनेटिंग टावर लगा देते हैं, फिर उस फ्रैक्शनेटिंग टावर में से वेपर्स निकल के कंडेंसर में जाते हैं। तो अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिखाऊं तो ये रहा जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप। लो जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप देख लो जी। सो इफ यू कैन सी द सेटअप ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हाट एडिशनल चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये देखो जी, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा ऐड किया जी, दिस इज एक्स्ट्रा एडेड ओवर apparatus of सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के अपरेटर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी विच इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सिंपल सी बात। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है, एक बार वो भी पढ़ देते हैं जी। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये देखो लिखा हुआ है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लॉन्ग ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद ऑब्स्ट्रक्शंस टू द पैसेज ऑफ वेपर्स अपवर्ड्स एंड दैट ऑफ लिक्विड डाउनवर्ड्स। समझाता हूँ क्या होगा, मतलब क्या है जी, मतलब देखो ऐसे टावर है एक हमारा इस तरह से, ठीक है जी, इस टावर के अंदर ना ऑब्स्ट्रक्शंस होंगी इस तरह से, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो होगा क्या, अब इस टावर के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो क्या हुआ बेसिकली, एक सेकंड, ठीक है, इस टावर के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो हमने करा क्या, जब ये ऊपर जा रहा है, जब वेपर्स देखो, जो वेपर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर को, वेपर्स ऊपर को जा रहे होंगे जी, वेपर्स गोइंग अप, ठीक है जी, और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा जी, जो ऊपर जाते जाते, अब वेपर्स को ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, लॉन्ग टावर में क्यों लेके जा रहे हैं, ताकि वेपर्स का रास्ता सीधा कंडेंसर में ना हो, थोड़ा वेपर्स ट्रेवल करके जाए। उससे क्या होएगा, उसमें ऐसा होएगा कि अगर कोई ऐसी चीज पहले वेपराइज होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, थोड़ा सा ज्यादा था, और हम चाहते थे कि वो वेपराइज ना हो, तो उसमें से वो वेपर्स जो जबरदस्ती बन गए थे, जो बनने नहीं चाहिए थे, जब उनका रास्ता लंबा किया जाएगा तो वो धीरे धीरे वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप, पैसेज में ही। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे को लिक्विड आना शुरू हो जाएगा जी, लिक्विड कमिंग डाउन। तो बेसिकली इन ऑब्स्ट्रक्शन से लिक्विड का रास्ता भी बढ़ रहा है
वेपर्स का रास्ता भी बढ़ रहा है। और इस रास्ते को बढ़ाने से क्या हो रहा है, वेपर्स में अनडिजायरेबल चीज अगर जा रही है तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बन रही है। फिजिकली इमेजिन करो, लिक्विड और वेपर्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ऊपर जाते हुए वेपर्स आर गेटिंग इन कांटेक्ट विद नीचे आता हुआ लिक्विड। तो क्या हुआ, लिक्विड थोड़ा सा क्या होता है, ठंडा होता है। अब लिक्विड ने वेपर्स को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करी, उनमें जो जबरदस्ती वेपर बन गया जिसको नहीं बनना चाहिए था, वो लिक्विड के साथ फटाफट से कंडेंस होकर नीचे गिर जाएगा। और बाय चांस मान लो कि ऊपर से लिक्विड में कोई ऐसा वेपर आ गया जो हम चाहते थे कि वेपराइज होकर चला जाए, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो जबरदस्ती नीचे आ रहा है लिक्विड में, तो ऊपर जाते हुए वेपर्स उसको अपनी थोड़ी सी हीट ट्रांसफर करा देंगे, तो और साथ ही उसको वेपराइज करके ऊपर ले जाएंगे। मतलब मोटी मोटी बात यहाँ पे जो कही जाती है वो ये, वेपर्स गोइंग अप बिकम रिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकम रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज लेसर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने लिखी है बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको ही मोर वॉलेटाइल बोला करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपर बनाएगा, जल्दी वेपर बनाएगा इसीलिए तो उसका नाम मोर वॉलेटाइल है। तो बस बन गई बात। तो लेसर बॉइलिंग पॉइंट वाला मोर वॉलेटाइल जो होगा वो ऊपर को वेपर्स में बढ़ता जाएगा और नीचे को लिक्विड, ऑब्वियसली उल्टा, लिक्विड किस में रिच होता जाएगा, लिक्विड बिकम्स रिचर इन, become richer in less volatile, that is high boiling point component। तो अल्टीमेटली जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, हमने यूज कब करी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है यूज तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द टू लिक्विड्स इज वेरी क्लोज टू वन अनदर, 10 केल्विन के आसपास का डिफरेंस होता है तब हम इसको यूज कर लेते हैं। और जब 10 केल्विन के आसपास का डिफरेंस होता है और अगर हमने बीच का टेम्परेचर रखा, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेंटेन टेम्परेचर कौन सा, बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। लेकिन अगर मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट जैसे 35 और दूसरे का 45 है, और अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखता हूं तो क्या होता है, 35 वाले के तो वेपर्स बन ही जाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े वेपर्स 45 वाले के भी बनने शुरू हो जाएंगे। दिक्कत वहां से आएगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे टेम्परेचर जो हमने मेंटेन करा उससे कम है वो तो वेपोराइज हुआ ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा वो भी वेपोराइज हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज था। और ऐसा होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट पे तो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से स्लाइटली पहले वेपर्स अच्छे से बनने शुरू हो जाते हैं, तो ठीक है। इसीलिए दिक्कत आ रही थी, सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते थे, इसीलिए फ्रैक्शनेटिंग टावर लेना पड़ा ताकि वेपर्स का रास्ता बढ़ जाए और उसमें से जो जो भी हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट ऊपर को गया होगा वो अपने आप टावर के अंदर ही कंडेंस होके नीचे को आना शुरू हो जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग टावर। अगर हमसे कोई पूछे, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया करता है जी, अब मुझे बताना जी, व्हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोई बता सकता है जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों बोलते हैं? तो उसका एक रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज फ्रैक्शनेटिंग टावर इज यूज्ड इन दिस डिस्टिलेशन। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते ही सबसे पहले दिमाग में पता है कौन आता है, क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और उससे हमें बहुत डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं, आपको याद होगा जी, बिल्कुल अपने क्लास जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये हम यूज करते हैं वहां पे। तो वहां पे क्योंकि डिफरेंट फ्रैक्शंस बनती हैं तो हमें लगता है कि इसी कारण इसका नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। बिल्कुल सही है, गलत तो वो भी नहीं है, बट पॉइंट ये है कि डिफरेंट फ्रैक्शंस बनती क्यों है, डिफरेंट फ्रैक्शंस में होता क्या है, उन डिफरेंट फ्रैक्शंस में परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट में डिफरेंस होता है। अब देखो मैंने क्या माना, मैंने भी ये बोला कि जैसे जैसे वेपर्स ऊपर जा रहे हैं उनके अंदर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा होता जा रहा है। मैंने ये तो नहीं बोला कि 100% होता जा रहा है। अब जितनी ऊपर जाऊंगा इस टावर के अंदर उतना ऊपर जाके एक मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल। तो ये भी मैं बात कर सकता हूँ, दैट इज आई कैन से व्हाट, परसेंटेज ऑफ मोर volatile
component is more at greater height of fractionating tower. तो बन गई बात, फ्रैक्शनेटिंग टावर में जितना मैं ऊपर को जाता जाऊंगा उतना उसमें परसेंटेज ऑफ क्या होती है जी, परसेंटेज ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो 100% नहीं होता। तो ठीक है, अब अगर मैं इसी फ्रैक्शनेटिंग टावर की अलग अलग हाइट्स के ऊपर आउटलेट्स निकाल लेता हूं आउटलेट्स, तो अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग परसेंटेज वाली अलग अलग फ्रैक्शंस मिल जाती हैं, इसीलिए इसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ जी, ये बात समझ आ रही है सबको? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. That is the reason it is called as fractional distillation. अच्छा, एक मैं आपको और बता दूं जी, कंसेप्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है जी। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया, इसको ऐसे बोलते हैं। कंसेप्चुअली क्या होता है जी, देखो हम ऐसा कहा करते हैं, conceptually distillation done again and again in many steps is called fractional distillation. ये बात समझनी जरूरी है जी, ऐसा क्यों बता देता हूं। देखो ये जो टावर में हमने जो ये ऑब्स्ट्रक्शंस लगा दी, जिससे रास्ता थोड़ा सा लंबा हो गया और जिससे वेपर्स जो ऊपर जा रहे हैं वो हमेशा लिक्विड के कांटेक्ट में और लिक्विड वेपर के कांटेक्ट में है, तो क्या हो रहा है, फिजिकली अगेन इमेजिन करो, वेपर ऊपर जा रहा था, वो लिक्विड के कांटेक्ट में आया, कुछ वेपर कंडेंस हो गया। अच्छा, जो वेपर ऊपर जाता था रास्ते में ही कंडेंस हो गया, अरे वो तो वहीं पे एक डिस्टिलेशन का स्टेप पूरा हो गया, क्योंकि ऊपर गया वेपर, वहीं पे कंडेंस होकर लिक्विड बना, तो एक बार की डिस्टिलेशन कंप्लीट होगी। Distillation is a combination of vaporization and condensation. कल्ली वेपोराइजेशन नहीं करनी, कल्ली कंडेंसेशन नहीं करनी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने डिस्टिलेशन कहा था। तो ऊपर जाता जाता वेपर जब बीच में ही कंडेंस होकर लिक्विड बन रहा है तो एक स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन हो गया, नीचे आता आता लिक्विड फिर से वेपोराइज होकर ऊपर जा रहा है, फिर एक और स्टेप हो गया। सो ऐसे जो ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो ये मैंने बीच में प्लेट्स ही लगा के दिखा रखी हैं, काइंड ऑफ ये ऑब्स्ट्रक्शन प्लेट्स थी, ये ऑब्स्ट्रक्शन प्लेट्स थी। ये ऑब्स्ट्रक्शन प्लेट्स कहीं ना कहीं उनको स्टेप्स ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो जितनी प्लेट्स मैं बढ़ाता जाऊंगा उतने स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। सो एक तरह से डिस्टिलेशन डन अगेन एंड अगेन इन मेनी स्टेप्स इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम हाईवे पे जा रहे होते हैं और अगर हाईवे बहुत खाली हो, ज्यादा ट्रैफिक ना हो, तो नॉर्मली इफ यू ट्रेवल बाय कार, तो जो भी ड्राइव कर रहा होता है वो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा कर लेता है, करता है कि नहीं करता? से यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और जैसे ही हाईवे पे जाते जाते कहीं पे बीच में बैरियर्स आ जाते हैं, पुलिस बैरियर्स, है ना, तो फिर एकदम से स्पीड स्लो करनी पड़ती है। और फिर आपको देखा है वो जिगजैग सा मोशन जब गाड़ी करती है बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, रास्ता लंबा हो जाता है। तो कुछ वैसा ही किया हुआ है, हमने ऑब्स्ट्रक्शन प्लेट्स लगा रखी हैं ताकि वेपर्स एकदम से ऊपर ना चले जाएं, धीरे धीरे टकराते टकराते जाएं, और लिक्विड एकदम से नीचे ना जाए, धीरे धीरे टकराते टकराते नीचे आए। और ये है जी कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें जो मेन एग्जांपल आपको याद करना है जी, जो एनसीईआरटी का हमारा एग्जांपल है जी, वो ये रहा जी। ठीक है जी, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल है separation of acetone. Anyone who can tell me the formula of acetone? Acetone होता है CH3 C double bond O CH3 and methanol. methanol का फॉर्मूला तो सबको आता है, what is that? CH3OH, वो तो इथेनॉल हो जाएगा। methanol will be equal to CH3OH। तो जी ये हो गया जी हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी एक डिस्टिलेशन इसके बाद और आ गया जी, दैट इज आ गया जी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसी का एक और नाम है वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्या नाम है जिसका? वैक्यूम डिस्टिलेशन। देखो सारा सेटअप वही है, डिस्टिलेशन वाला ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट वही सेटअप है। राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, उसको कंडेंसर से कनेक्ट करा हुआ है और आगे रिसीवर है,
बस एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या है, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्स्ट्रा चीज फ्रैक्शनेटिंग टावर था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आपको नजर आनी चाहिए। क्या है बताओ, क्या है एक्स्ट्रा चीज, आप बताओ। मरकरी मैनोमीटर। मर्करी मैनोमीटर, यानी ये और ये एक्स्ट्रा है मेन। ये मर्करी मैनोमीटर इज टू मेजर प्रेशर, है ना। प्रेशर कितना है पूरे सेटअप के अंदर, उसको मैनोमीटर से मेजर करने के लिए। और ये पंप क्यों लगा है, यही तो है ना, वैक्यूम पंप, टू डिक्रीज प्रेशर। और प्रेशर डिक्रीज करा क्यों, मैं आपको हिंट दे देता हूं जी। तो जी लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात करी थी, एक बार मेरे साथ समझना जरा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेरे को बॉइलिंग पॉइंट याद कराओ, कल हमने बात करी थी। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external atmospheric pressure। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है जी। जिस टेम्परेचर पे जाके वे प्रेशर लिक्विड का बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी, ये बात डन है जी। अब इंपॉर्टेंट बात, नाउ इफ वी, अगर हम क्या करें जी, एक सेकेंड, इफ वी डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दें, दिस डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, उससे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिर कम वेपर प्रेशर पे ही इक्वेशन इक्वल वाली बन जाएगी। हमने करना क्या था, एक फिजिकल एग्जांपल समझो। सपोज इस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो लिक्विड ने बॉयल तब होना है जब लिक्विड का खुद का वेपर प्रेशर जाके 1 एटमॉस्फेयर होगा। और हमने पहले पढ़ा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, किसी भी चीज का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ता है, ये हमें पहले पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है, दिस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अब मुझे एक बात बताओ, इस वेपर प्रेशर को आपने बाहर वाले प्रेशर के इक्वल करना है, और अगर बाहर वाला प्रेशर काफी ज्यादा है तो आपको वेपर प्रेशर को भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा। उसको काफी ज्यादा करने के लिए आपको उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा करना पड़ेगा, और इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो सारा कुछ घुमा दो, अगर मैं बाहर वाला प्रेशर ही कम कर दूं तो ठीक है, तो कम वेपर प्रेशर पे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और वेपर प्रेशर कम मतलब हमें कम टेम्परेचर लेना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो बाहर वाला प्रेशर रेगुलेट करके हम लिक्विड का क्या रेगुलेट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब जरूरत क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे हम काम क्यों नहीं कर रहे, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट तक अगर हम उसको पहुंचाएं, उससे पहले ही वो चीज डिकम्पोज कर जाती है, टूट जाती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लिसरॉल। कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी, ग्लिसरॉल। लेट मी टेल यू दैट, जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद है किसी को, स्ट्रक्चर याद है, बताया हुआ है मैंने बॉन्डिंग में, एनीवन ग्लिसरॉल, जो मैं बताता हूँ जी। CH2OH CHOH CH2OH, इस ग्लिसरॉल के अंदर तीन OH ग्रुप्स है, और जितने कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप्स होते हैं उतनी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कर सकता है। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा कर सकता है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। और ग्लिसरॉल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 500 केल्विन से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 543 के आसपास है। और इस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ये टूटना शुरू कर देता है। अब ये तो धक्का हो गया जी, हम तो इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट करना चाहते थे बाकी चीजों से, लेकिन पता लगा इसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ये टूट गया, फिर तो हमारा नुकसान हो गया। तो इसको अगर हमने सेपरेट आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट कम करवाएंगे। उसको कम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेशर रेगुलेट करेंगे। प्रेशर रेगुलेट करने के लिए हम पंप लगाएंगे, और इसीलिए हम इसको बोल देंगे डिस्टिलेशन डन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ऑल्सो रेफर टू एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब यहाँ पे 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं करी होती, बस प्रेशर को रिड्यूस करा होता है, बस नाम रख देते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये मैं सारा कुछ जो मैंने बताया ये ऊपर पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली यही चीजें लिखी हुई हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड्स एंड लिक्विड्स व्हिच डिकम्पोजेस एट और बिलो देयर
बॉइलिंग पॉइंट्स। समझ गए जी? प्रिंसिपल दोबारा पढ़ लो। A liquid boils when its vapor pressure becomes equal to external pressure. The same liquid would boil at lower temperature if the pressure acting on it is reduced. Since the liquid now boils at lower temperature, its decomposition does not occur. So with vacuum pumps, ये एक extra additional fact बताया कि vacuum pumps लगा के हम चाहें तो प्रेशर को इतना कम तक कर देते हैं 0.1 mm of Hg, ये बनाया जा सकता है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलो एग्जांपल देखो, एक ग्लिसरॉल वाला आ गया, पढ़ लो जरा क्या लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ग्लिसरॉल व्हिच डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि 563 केल्विन है, काफी ज्यादा है, कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन एट 453 केल्विन अंडर 12 mm Hg। सो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं जी। एक तो एग्जांपल्स में एक है ग्लिसरॉल की सेपरेशन, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन इन शुगर इंडस्ट्री। इन दोनों जगहों पे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। देखो जी, कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? प्लीज से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर सो एज टू डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट सो दैट लिक्विड डज नॉट डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दैट वाज द मेन पर्पस। यही सेम पर्पस हम एक और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं, व्हिच इज स्टीम डिस्टिलेशन। एक और तरीका है जी, अगर हम चाहें, देखो हम क्या कह रहे हैं, जो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, हम उससे कम टेम्परेचर पे उसको बॉयल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए दो काम किए जा सकते हैं जी। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार जो मैंने बोली बात। ठीक है जी, इफ वी वांट टू बॉयल एनी लिक्विड, वी वांट टू बॉयल एनी लिक्विड बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद होगा जी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तब बोलते हैं जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है तो हम उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इफ वी वांट टू बॉयल एनी लिक्विड बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देन आइदर रिड्यूस प्रेशर, वो हमने बता दिया जी, और एक और काम कर सकते हैं, वो क्या जी, एड 1 more liquid into it, या लेट्स से ऐसे नहीं बोलना चाहिए लिक्विड, क्यों, तो हम सेपरेट ही कर रहे हैं, एड some vapors from your side of other component such that vapor pressure of, let us say, other component, other added component plus vapor pressure of liquid to be boiled is equal to external pressure। अभी तक तो हम अकेले लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि बॉइलिंग तब होती है जब उस अकेले लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो। बट अब क्लैरिफाई ये कर रहे हैं जी, एक्चुअल में बॉइलिंग करवाने के लिए, thus फॉर बॉइलिंग क्या करना जरूरी है जी, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो भी है शुड बी इक्वल टू क्या जी, एक्सटर्नल प्रेशर। फिजिकली समझना जी, मैं एक बात आपसे करने वाला हूं, अभी बात सुनना जरा मेरी। सपोज करो एक लिक्विड है, ठीक है, और उसका जो वेपर प्रेशर है, लेट अस से, मेरे साथ अज्यूम करना जी, 50 mm मर्क्यूरी है। कितना बोल रहा हूं बेटा, 50 mm मर्क्यूरी, और हमने उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए हमें उसका जो टोटल प्रेशर है वो बाहर वाले टोटल वेपर प्रेशर को बाहर वाले एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। और लेट अस से एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 760 mm मर्क्यूरी है। आपको पता है ना जी, याद है, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू इन mm मर्क्यूरी कितनी होती है 760 mm मर्क्यूरी। सपोज करो बाहर अभी भी यही है और अंदर वाले का लिक्विड का 50 है। अब 50 को 760 बनाने के लिए हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, करते रहेंगे तो 760 बन जाएगा। लेकिन अगर हम 50 के साथ ही, मान लो मैंने एक टेम्परेचर लिया 35 डिग्री सेल्सियस और उस पर मैंने लिक्विड ले लिया और 35 डिग्री पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो 50 mm था,
तो क्या फिर 35 डिग्री पे वो लिक्विड बॉयल कर जाएगा? से यस और नो? दोबारा से मेरा क्वेश्चन समझो, बाहर का प्रेशर कितना मान रहा हूं मैं, बताओ जल्दी बोलो, बाहर का प्रेशर कितना मान रहा हूं? 760 1 mm. एटमॉस्फेयर यानी 760 mm। 60 mm। और 35 डिग्री पे लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना मान रहा हूं? 50 mm। क्या 50 mm 760 mm के बराबर है? नहीं है। तो क्या 35 डिग्री पे वो लिक्विड बॉयल कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मैंने एक चालाकी मारी, मैं कहता हूं एक तो तरीका यही है कि इसको और गर्म करो, ताकि लिक्विड गर्म हो के अपना वेपर प्रेशर 760 के इक्वल कर ले। मैं कहता हूं एक चालाकी और मारता हूं, मैं 35 डिग्री पे ही उसको बॉयल करा लूंगा। पता है कैसे? अगर मैं 50 mm का तो उसका खुद का वेपर प्रेशर था, उसमें 710 mm वेपर प्रेशर वाला कोई और कंपोनेंट ऐड कर दूं, तो 710 दूसरी चीज का, 50 उसका, टोटल 760। जैसे ही टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर होगा, बॉइलिंग हो जाएगी। बॉइलिंग के लिए कल्ले एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, मिक्सचर का भी हो सकता है। ये नया पॉइंट सीखने को मिला। तो ऐसा ही करते हैं जी। फिर जिस लिक्विड को आपने बॉयल करना है ना, जिस लिक्विड को आपने बॉयल करना है और आप चाहते हो कि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से काफी नीचे बॉयल हो जाए, तो आप एक काम करो, उसमें आप स्टीम ऐड कर दो। व्हाट इज स्टीम? व्हाट इज स्टीम? वाटर वेपर्स। स्टीम क्या होती है जी? वाटर वेपर्स को स्टीम बोलते हैं। तो वाटर वेपर्स का अपना कुछ प्रेशर होगा। तो वाटर वेपर्स का प्रेशर प्लस उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐड होके जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होंगे, बॉयल हो जाएगा और वो लिक्विड सारा वेपराइज कर जाएगा। बट एक दिक्कत हो जाएगी, क्या? वो लिक्विड के वेपर्स और अदर कंपोनेंट के वेपर्स आपस में मिक्स रहेंगे, इकट्ठे ही बॉयल होंगे। जब हम उनको कंडेंस करेंगे तो इकट्ठे ही लिक्विड बनेंगे। फिर सर सेपरेशन तो हुई नहीं? बिल्कुल नहीं हुई। तो अगर मैं ग्लिसरॉल के साथ ये कहानी करता, आपने कहा कि सर ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, 563 केल्विन है और उतने टेम्परेचर पे वो टूट जाता है, तो एक काम करो, उसको नीचे वाले टेम्परेचर पे बॉयल कराने के लिए आप उसका प्रेशर रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो उसमें हमने स्टीम क्यों नहीं ऐड करी थी? दिक्कत यही आती। अगर हम उसके अंदर स्टीम ऐड करते तो स्टीम उसको लोअर टेम्परेचर पे बॉयल तो करा देती, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कंडेंस करते तो ग्लिसरॉल अकेला ना होता, उसमें कौन मिक्स हो जाता है कंडेंस होने पे? पानी। तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ? ग्लिसरॉल को किसी और चीज से अलग करा, पानी में मिक्स करा दिया, फिर तो फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए ग्लिसरॉल के लिए तो हमने स्टीम डिस्टिलेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा। स्टीम डिस्टिलेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए एक नई कंडीशन बन गई। वो क्या? कि जब हम कंडेंस करें, कंडेंस होने के बाद जो वाटर बने स्टीम से, जो स्टीम से वाटर बने, है ना, जो स्टीम से वाटर बनेगा, वो अगर मेरे उस लिक्विड के अंदर जिसको मैंने बॉयल ऑफ कराया है वो उसमें मिक्स ही ना हो और उनकी लेयर्स अलग अलग बन जाएं, फिर तो फायदा हो सकता है। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक्स्ट्रा कंडीशन क्या हुई? एक्स्ट्रा कंडीशन ये हुई कि जो भी अदर एडेड कंपोनेंट हमने उसके अंदर डाला और जो लिक्विड को हमने बॉयल करना था वो इकट्ठे बॉयल तो हो जाएं मिक्स होके, लेकिन जब उनको कंडेंस करें तब वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल ना हो। और क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन में हमने नाम में स्टीम फिक्स कर दिया, इसका मतलब हम अदर कंपोनेंट पक्का पक्का वाटर वेपर्स ही डाल रहे हैं, तो इसका मतलब वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर ही बनने वाला है। तो इसका मतलब नई कंडीशन ये लग गई, स्टीम डिस्टिलेशन हम उस चीज की कर सकते हैं जो चीज वाटर के अंदर मिसिबल ना हो, और ग्लिसरॉल तो वाटर के अंदर मिसिबल होता है, तो ग्लिसरॉल के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूजफुल नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, ग्लिसरॉल क्या चीज है? ग्लिसरॉल कॉमनली कॉल्ड, घर पे हम इसको यूज करते हैं बाय द नेम ग्लिसरीन। Glycerin. जिसको हम कॉमनली ग्लिसरीन बोलते रहते हैं वही ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन तो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो इसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूजफुल नहीं है। तो जल्दी जल्दी बताओ, स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूजफुल है? बताओ जल्दी बताओ। जो वाटर में मिसिबल है कि इमिसिबल है? इमिसिबल। Immiscible. अपना कुछ तो वेपर प्रेशर हो तभी वो वेपर बनेगा। ऐसा कोई लिक्विड जिसका ठीक ठाक वेपर प्रेशर हो और जो वाटर में मिसिबल ना हो और जो स्टीम को मिक्स करने से स्टीम के साथ मिक्स होके बॉयल होने की कैपेसिटी रखे। अब मेरी बात समझो, सपोज करो लिक्विड ऐसा है जिसका वेपर प्रेशर ही बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो फिर उसमें स्टीम डालने से अगर हम उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल कराना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाना पड़ जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ?
तो मतलब लिक्विड का खुद का वेपर प्रेशर एक बहुत ज्यादा चाहे ना हो, लेकिन बहुत कम भी ना हो, ठीक ठाक सा हो, और वो स्टीम से बॉयल हो सके, ठीक है, और वो वाटर में मिसेबल ना हो। यानी वो अगर उसका वेपर प्रेशर ठीक ठाक हम चाहते हैं, यानी उसके अंदर वॉलेटाइल नेचर ठीक ठाक हो, अच्छा वॉलेटाइल हो, जल्दी वेपोराइज हो पाए, और ऐसा होने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तो ठीक है। तो ऐसे चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब यही चीज आगे लिखी आएगी, सारा दोबारा देख लेना जी क्या है जी। पहले सेटअप देख लो, सेटअप देख लो जी एक बार। सेटअप में सबसे पहले जो है हमने वाटर को गर्म करा हुआ है जी। वाटर को गर्म करके वहां से क्या बन जाएगी, जल्दी बोलो, स्टीम। वाटर को गर्म करके क्या बन जाएगी, स्टीम। उस स्टीम को हमने पास कर दिया उस कंपाउंड में जिसको हमने स्टीम डिस्टिलेशन करना है। देखो पाइप दिख रही है जी, इफ यू कैन नोटिस, मैं साथ साथ आपके लिए चलता हूँ जी। ये जो हमने यहाँ से यहाँ से क्या जाएगी, यहाँ पे स्टीम जाएगी, स्टीम चली जाएगी यहाँ पे, स्टीम से वो वेपोराइज होगा, वेपोराइज होके फिर उसको कंडेंस करेंगे, और फिर आपने देखा एंड में मैंने क्या दिखाया हुआ है, एंड में डायग्राम के अंदर क्या है, ये लेयर, डिफरेंट लेयर्स बन गई जी, देख रहे हो जी। वाटर अलग है और डिस्टिल्ड लिक्विड अलग है, क्योंकि वो एक दूसरे में मिसेबल है कि इमिसेबल है, इमिसेबल। तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है जो स्टीम डिस्टिलेशन के लिए जरूरी है, वो वाटर से मिसेबल ना हो, वाटर की स्टीम से बॉयल हो सके। तो पढ़ लेते हैं एक बार जरा क्या है जी। अच्छा एक छोटी सी चीज बताओ जी, लास्ट बार सिर्फ ये बता दो, जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, अंडर स्टीम डिस्टिलेशन, अंडर स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है जी, कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड, कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड, ठीक है जी, is getting boiled, is getting boiled much below its normal boiling point। ये बात सही है, बताओ जल्दी। हाँ जी बताओ, समझ आया कि नहीं आया? Yes, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ था, रीजन, दिस इज बिकॉज vapor pressure of steam plus vapor pressure of, let's say, compound, both together has to become equal to external pressure, ठीक है जी। this can occur at much lower temperature, ये रीजन है जी। कहां कर ले, कंपाउंड के वेपर प्रेशर ने बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होना था, कहां वेपर प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड ने मिलके बाहर वाले प्रेशर के इक्वल होना है, तो कम टेम्परेचर पे भी ये काम हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस के अंदर जो कंपाउंड डिस्टिल हो रहा है वो मच बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है। ये जो मैंने आंसर बताया, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो डिस्कस करा जी। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन स्टीम डिस्टिलेशन कंपाउंड इज डिस्टिल्ड बिलो बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई, वो एक्सप्लेन कर दिया। देखो बेटा ये समझ आया सबको, बोलो यस और नो। yes, sir. ये स्टीम जा रही थी, ये तो मैंने स्टीम दिखाई थी। चलो एक बार प्रोसेस पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या है इसकी जी, जो मैंने लिखवाया वही है, पढ़ें जरा एक बार। स्टीम डिस्टिलेशन इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। चलो बता दिया। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ओनली अबाउट दोज कंपाउंड्स, दो जी अब आगे कंडीशंस कौन कौन सी, एप्लीकेबल टू, ठीक है जी, कंपाउंड्स व्हिच आर वॉलेटाइल इन स्टीम पहली, इनसॉल्युबल इन वाटर दूसरी, समझ गए ना जी, और उनका अपना ठीक ठाक सा वेपर प्रेशर हो, possess a vapor pressure of about 10 to 15 mm at 373 Kelvin and contain non-volatile impurities। तो ये सब कंडीशन है। अब पढ़ो आगे क्या है जी। Steam distillation is particularly valuable when the substance to be purified boils above 373 Kelvin and decomposes। जो प्रॉब्लम के लिए हमने डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करी थी, उसी के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं कि अगर कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज्यादा है और वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे टूटने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी बॉयल हो जाए, तो इसलिए हम उसके अंदर स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं, अगर वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो, अदरवाइज नहीं। स्टीम डिस्टिलेशन मेक्स द हाई बॉइलिंग सब्सटेंस, नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टीम डिस्टिलेशन मेक्स द हाई बॉइलिंग सब्सटेंस टू डिस्टिल एट लोअर टेम्परेचर
and avoids their decomposition. Same चीज वैक्यूम डिस्टिलेशन में हुई थी. Now principle पढ़ लो. In this method, a mixture of two immiscible liquids, that is water and organic compound, is heated. Each would exert its own vapor pressure independent of the other, and the mixture will begin to boil at temperature. Now that is very important. पढ़ो जरा क्या लिखा है. The mixture will begin to boil at temperature when the sum of vapor pressures of the organic liquid and that of water becomes equal to atmospheric pressure. वही जो बात मैंने समझाई कि हमने दोनों का मिला के वेपर प्रेशर बाहर वाले के इक्वल करना है, अकेले का नहीं. तो जब लास्ट लाइन पढ़ लो, unless the vapor pressure of water or that of organic liquid is zero, the temperature at which the mixture boils will be must be lower than normal boiling point of both the organic liquid and the water. बस वही बात आ गई. तो लेकिन जो घुमा फिरा के सबसे नई चीज, नई कंडीशन इसमें ऐड हुई, वो आपके सामने है जी. वो ये है, insoluble in water. वेरी इंपॉर्टेंट. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए. अब इसके एग्जांपल्स देख लो जी, फटाफट से एग्जांपल्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो जी. which can be purified by the process are orthonitrophenol or bromobenzene or aniline or nitrobenzene और ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स होते हैं. ठीक है जी. और इसमें मतलब ये सारे एग्जांपल्स माइंड में रखना जी. हम ये मान के चल रहे हैं, इनडायरेक्टली हमने यहाँ बता दिया कि ये सारे कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है. जल्दी बोलो जी. इनसॉल्युबल इन वाटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनडायरेक्टली हमने इन कंपाउंड्स की इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर को कंफर्म कर दिया. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स फॉर इलस्ट्रेशन. अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वाटर बॉइल्स एट दिस. ठीक है. अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एनिलीन. ठीक है जी. सो जो ऊपर एग्जांपल्स दिए थे वही नीचे उसने बता रखे हैं दोबारा से. सो ये हमारी चारों तरह की डिस्टिलेशन को हमने डिस्कस कर लिया जी. कौन कौन सी थी जी, एक बार नाम बताओ. सबसे सिंपल डिस्टिलेशन पहली कौन सी होती है? सिंपल डिस्टिलेशन. फिर दूसरी कौन सी होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फिर तीसरी कौन सी होती है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन. और चौथी कौन सी होती है बेटा? स्टीम डिस्टिलेशन. सो ये चार तरह की डिस्टिलेशन थी जी. ठीक है जी. नेक्स्ट आते हैं जी, लास्ट सेपरेशन टेक्निक कौन सी थी? बताओ, जल्दी बताओ जी, कौन सी थी? क्रोमेटोग्राफी. जो लास्ट हमारी टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रोमेटोग्राफी. पढ़ो जरा क्या है क्रोमेटोग्राफी में. पहली इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं थोड़ा सा. क्रोमेटोग्राफी में जो वर्ड क्रोमा है मींस कलर. क्रोमा is a word, Latin word, which means color. Initially, this technique was used to separate colored compounds. तो वहां से नाम आया होगा. To separate colored compounds. Colored compounds को separate करने के लिए initially use करी गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया जी क्या? क्रोमेटोग्राफी. बट अब ऐसा नहीं है. नाउ इट मे बी यूज्ड फॉर अदर कंपाउंड्स आल्सो. अदर कंपाउंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी. एक बार जो क्रोमेटोग्राफी की ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जी, एक बार ये पढ़ो जरा. कम इन 1 मिनट, 1 सेकंड दो मेरे को. हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके. क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करें. दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर सेपरेशन. ठीक है. प्यूरिफिकेशन तो एक ही बात है. आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है. मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स इन विच सेपरेशन इज अचीव्ड बाय. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका प्रिंसिपल बताया जा रहा है. सेपरेशन इज अचीव्ड बाय व्हाट? Differential movement of individual components
very very important, differential movement of individual components through a stationary phase under the influence of mobile phase. Now, this is the principle of chromatography. क्या है ये जी? प्रिंसिपल ये है जी इसका क्रोमेटोग्राफी का. एक चीज है जिसको पकड़ के रखा हुआ जो हिलती नहीं, उसका नाम है स्टेशनरी फेज, फिक्स्ड. ठीक है जी, डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता जी. फिर एक होता है जी मोबाइल फेज, नाम से क्लियर है जी, विच मूव्स. ठीक है जी, दोबारा देखना जी, विच मूव्स. अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं. सो दो फेजेस होते हैं जब क्रोमेटोग्राफी करी जाती है, तो दो फेजेस का होना जरूरी है, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज के ऊपर चीजें मूव करती हैं, स्टेशनरी फेज रुका हुआ है, उसके ऊपर चीजें मूव करती हैं, जो मूव करती हैं उनका नाम मोबाइल फेज है. और जब मूव करती हैं तो उनकी मूवमेंट का रेट अलग अलग होता है, अलग अलग रेट होता है. अब अगर अलग अलग रेट से वो मूव करेंगी तो वो सेपरेट हो जाएंगी. सपोज करो 5 लोगों ने मिलके एक स्टार्टिंग पॉइंट से इकट्ठे चलना शुरू करा. सुन रहे हो मेरी बात? अगर 5 लोग इकट्ठे एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबकी चलने की, वॉक करने की स्पीड अलग अलग है, तो थोड़ी देर बाद अगर आप नोटिस करोगे तो वो पांचों के पांचों बंदे जो शुरू इकट्ठा कर रहे थे, अब एंड में इकट्ठे नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट अलग अलग थी. तो कोई कहीं जाके, कोई कहीं जाके, कोई कहीं जाके, बाकी सबसे अलग होता रहेगा. बस इस सेपरेशन को यूज करना. रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज में अलग अलग रेट पे मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोई चीज जो उनको मूव कराती है. इस टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम वो स्टेशनरी फेज और जो भी कंपोनेंट मूव कर रहे हैं उनके बीच में कैसी इंटरैक्शन है, उसके बेसिस के ऊपर हम दो तरह की क्रोमेटोग्राफी बोला करते हैं जी. एक होती है जी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी हुआ करती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इसमें एक टर्म आई एडजॉर्प्शन. किसी को आइडिया है एडजॉर्प्शन क्या होता है जी? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडजॉर्प्शन? एनी आइडियाज? एडजॉर्प्शन होता है पे स्टिक करना. बिल्कुल. मतलब क्या अंदर नहीं घुसना. एडजॉर्प्शन का मतलब होता है, ये हल्का सा मैंने बताया हुआ, पहले भी दोबारा रिपीट करता हूँ. एडजॉर्प्शन क्या होता है? इट इज स्टिकिंग ओनली ऑन सरफेस. किसी चीज का सिर्फ सरफेस के ऊपर चिपकना, अंदर तक ना जाना. ना इंपॉर्टेंट बात, आपको दो टर्म्स बताता हूं यहाँ पे. सब्सटेंस प्रोवाइडिंग सरफेस, उसका नाम रखा करते हैं, उसको कहा करते हैं बेटा एडजॉर्बेंट. क्या बोलते हैं उसको? एडजॉर्बेंट. और जो सब्सटेंस, ठीक है जी, सब्सटेंस गेटिंग व्हाट? गेटिंग एडजॉर्ब्ड, यानी जो चिपक रहा है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट. और जब एडजॉर्प्शन का फिनोमेना यूज किया जाता है तो आपको बता दें, जो सब्सटेंस अपनी सरफेस प्रोवाइड करती है, जो एडजॉर्बेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ही स्टेशनरी फेज होता है. वो अपनी जगह प्रोवाइड करता है लेकिन खुद मूव नहीं करता, अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है. वही क्या होता है? स्टेशनरी फेज. याद रख पाओगे बेटा? एडजॉर्बेंट किस चीज का काम करता है? स्टेशनरी फेज का. ठीक है जी. तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में तो ये होता है. पार्टीशन में मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है. पहले ज्यादा कॉमन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ही है, उसके अंदर दो टेक्निक्स चलती हैं कॉमनली. अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आगे, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में दो कॉमन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? एक है आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, टेक्निक का नाम है. एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक तरीका था, उसके अंदर एक उसको करने का प्रैक्टिकल तरीका है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है जी, एक बार पढ़ना जरा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल. दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन. व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन? डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन. अच्छा, ये जो एडजॉर्प्शन था, एडजॉर्प्शन मैंने अभी आपको सिखाया, एडजॉर्प्शन था क्या? बताना जरा. व्हाट वाज एडजॉर्प्शन? Sticking only on surface. हाँ, स्टिकिंग ओनली ऑन सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक जाना, उसको एडजॉर्प्शन बोला था.
ठीक है जी बेटा प्लीज। अब अगर किसी ने क्लास लीव करी तो आई एम नोटिंग इट डाउन। धीरे धीरे करके लोग निकलना शुरू हो रहे हैं। ये वो टॉपिक्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपके मार्क्स कट जाए। डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है उसका मतलब क्या है? अच्छा, एड्सॉर्प्शन होती क्यों है जी? एड्सॉर्प्शन इज ड्यू टू attractive forces between adsorbent and adsorbate। जिसने अपनी सरफेस प्रोवाइड करी वो और जो उसकी सरफेस के आके ऊपर चिपक रहा है वो, उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो बिल्कुल ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन होगी जी। अब इसका डिफरेंट एक्सटेंट क्यों होगा? तो वो ठीक है ना जी, डिफरेंट एक्सटेंट इसीलिए होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस अलग अलग होती हैं जी। सो आपको बता देते हैं जी एक और चीज यहाँ पे, क्या मोर पोलर सब्सटेंस। मोर पोलर का मतलब क्या होता है बता सकते हो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वेरी गुड, दैट मींस मोर डायपोल मोमेंट, है ना जी, मोर डायपोल मोमेंट। जिसका मोर पोलर या मोर डायपोल मोमेंट होता है वो स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड, वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ चिपकता है ना, स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड। और ठीक है जी, अगर कोई लेस पोलर है तो वो क्या करेगा जी? वो वीकली एडसॉर्ब्ड, तो उनकी एडसॉर्प्शन का एक्सटेंट अलग अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब समझो, प्रिंसिपल दोबारा पढ़ो। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन सुटेबल एडसॉर्बेंट सच एज सिलिका और एल्यूमिना। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन जो स्टेशनरी फेजेस हैं, मैंने आपको बोला था एडसॉर्बेंट सच एज सिलिका और एल्यूमिना, यही क्या काम करते हैं? स्टेशनरी फेज का। एडसॉर्बेंट ही स्टेशनरी फेज होता है और सबसे कॉमन एग्जांपल है सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। since some compounds are more strongly adsorbed than the other, they will travel through the column at different rates and thus gets separated. That is the reason, इसलिए सेपरेशन होती है जी। लो जी, अगर ये सारा कुछ एक कॉलम के अंदर करा जाए तो उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं जी। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, एक बार चेक कर लो, हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। हमने एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या लिया, देखो, द होल प्रोसेस इज कैरिड आउट, ठीक है जी, द होल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन व्हाट? The whole process is carried out in a long glass column provided with a stopcock, ठीक है। अब आपके सामने देखो चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ना जरा, समझ लो। ये क्या लिखा है? पढ़ो, आप बोलो, मैं सुनूंगा। क्या लिखा है? बोलो। ये स्टेशनरी फेज मतलब सिलिका जेल और एल्यूमिना एज स्टेशनरी फेस आर पैक्ड इनटू लॉन्ग कॉलम, उनको लॉन्ग कॉलम में पैक कर देते हैं जी, ठीक है जी। और फिर उसके ऊपर हमने क्या ऐड करा हुआ है? लोडेड सैंपल, मतलब जिनको हमने सेपरेट करना है। ये चीज क्या है? दिस इज मिक्सचर टू बी सेपरेटेड। इनमें दो तीन चीजों की मिक्सचर है जी, उसको हमने स्टेशनरी फेज के ऊपर रख दिया। अब हो सकता है वो अपने आप मूव करे थोड़ा थोड़ा, हो सकता है वो ना मूव करे। अब जो मिक्सचर टू बी सेपरेटेड होता है ये इन सोल्यूशन फॉर्म होता है जी नॉर्मली, तो थोड़ा थोड़ा वो अपने आप नीचे को फॉल करना शुरू कर देगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो नीचे को आएगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो स्टेशनरी फेज के ऊपर चिपकना स्टार्ट कर देंगे। कोई कसके चिपकेगा, कोई उतना कसके नहीं चिपकेगा, कोई स्ट्रांगली एडसॉर्ब होगा, कोई वीकली एडसॉर्ब होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो जितना कसके चिपकेगा वो पीछे रह जाएगा कि आगे चला जाएगा? जल्दी बोलो। पीछे रह जाएगा। पीछे बिल्कुल, क्योंकि वो चिपक गया, वहीं आगे जाना ही नहीं चाह रहा। जो स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड है, जो स्ट्रांगली एडसॉर्ब्ड कंपोनेंट होगा, that will be that remains behind, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है जी, आपके सामने देखो, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस वाला ये रहा जी, ये पीछे रह गया, और जो वीकर इंटरेक्शंस वाला था वो आगे चला गया, और उनकी सेपरेशन होगी। फिर हमें नॉर्मली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं तो कलर नजर आ रहे होते हैं, तो कलर्स के हिसाब से हम स्टॉप कॉक में खोल के उनको क्या कर लेते हैं? अलग। लेकिन एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, सपोज करो वो चिपक गए, स्ट्रॉन्ग वाला पीछे रह गया, वीक वाला आगे आ गया,
लेकिन वो नीचे नहीं आ रहे, बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर हमें एक्स्ट्रा एक चीज डालनी पड़ती है जी। वो क्या, अंडरस्टैंड करो अभी, वो क्या जी, फिर हमें मोबाइल फेस डालना पड़ता है। ये रहा जी मोबाइल फेस। अभी ये क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एडेड टू पुश आउट कंपोनेंट्स एड्सॉर्ब्ड। जो चिपक गया अगर वो बाहर नहीं निकल रहा, तो उसको फ्लश आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए ऊपर से हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालते रहते हैं। उस एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का नाम है जी क्या, मोबाइल फेस। समझ रहे हो बेटा? स्टेशनरी फेज अपनी जगह पे फिक्स है, उसके ऊपर चीजों को डाला गया, जो कम एड्सॉर्ब्ड है वो जल्दी जल्दी नीचे आ गया, जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड है वो थोड़ा सा पीछे रह गया लेकिन चिपक के बैठे हैं। फिर उनको बाहर निकालने के लिए हमने एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करा टू पुश आउट द कंपोनेंट्स एड्सॉर्ब्ड। ये जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करा है ना, इस प्रोसेस का नाम होता है जी पुशिंग आउट द एड्सॉर्ब्ड कंपोनेंट्स, इज कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट, पुशिंग आउट adsorbed components is called elution। इसका एक नाम होता है जी, इसको बोलते हैं जी क्या, elution। दिस इज गिवन द नेम elution। और जो मोबाइल फेस था, जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट था, ये elution करा रहा था, और इसीलिए इसका एक और नाम होता है जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज eluent। क्या नाम रखते हैं जी, eluent। तो ये है जी आपकी प्रोसेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन। यहां तक क्लियर है सबको जी, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल होता है, कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज को पैक करके मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इन सॉल्यूशन फॉर्म को ऊपर से उसके अंदर डाल के, फिर स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कंपोनेंट रिमेन्स बिहाइंड, वीकली एड्सॉर्ब्ड गोज अहेड, then they are pushed out by adding extra solvent called eluent, and the process is called as elution, and this separation is called as column chromatography because it is being done in a long column. That's it. और इसमें हमने यूज किया एड्सॉर्प्शन। अब यही सारा कुछ अगर हम थिन लेयर की फॉर्म में करें, देन इट विल बी कॉल्ड एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। वो भी डायग्राम से सिखा देता हूँ जी, क्या है देख लो जी, आगे आगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम पहले मैं समझाता हूँ जी, डायग्राम से ही समझाता हूँ क्या है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं जी, देखो जी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में पहले सबसे पहले स्टेशनरी फेज जो होता है is developed as thin layer on transparent glass tube, on transparent glass tube. Stationary phase is what, developed on thin layer, is developed as thin layer on transparent glass tube। उसके ऊपर एक पेस्ट सा लगा देते हैं, एक ग्लास ट्यूब नहीं, ग्लास प्लेट, सॉरी ग्लास प्लेट लो, एक ग्लास प्लेट लेके उसके ऊपर एक लेप सा लगा दो, जो भी सिलिका जेल और एल्यूमिना था उनको लेप की फॉर्म में उसके ऊपर एक पेस्ट सा कर दो, बन गया जी। ठीक है जी, फिर क्या करो, मान लो मेरे पास एक ये प्लेट थी, ग्लास प्लेट, इस ग्लास प्लेट के ऊपर मैंने पूरा एक लेप सा लगा दिया, ये किसका लेप लगा दिया मैंने, ये मैंने स्टेशनरी फेज का लेप लगा दिया, उसकी एक लेयर सी बन गई जी। ठीक है, अब इस लेयर के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे जिस मिक्सचर को सेपरेट करना था, समझिए आना जी, उस मिक्सचर का मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप प्लेस कर दिया जिसको सेपरेट करना था। अब इस पूरी चीज को मैंने क्या करा, सॉल्वेंट में डिप कर दिया जी, सॉल्वेंट में डिप कर दिया। ठीक है जी, लो जी, स्टेशनरी फेज डेवलप्ड एज थिन लेयर ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट एंड सच ग्लास प्लेट पुट इनटू सॉल्वेंट। अब ये बात तो क्लियर होगी, सॉल्वेंट ही मोबाइल फेज होता है, यस और नो? सॉल्वेंट क्या होता है, मोबाइल फेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर रहे थे तो ऊपर से नीचे को सॉल्वेंट मूव कर रहा था, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही फॉल करती है चीज, लेकिन अब यहाँ पे क्या होएगा, जब हम इसको डिप करेंगे तो इस ग्लास प्लेट के ऊपर जो थिन फिल्म है
उसके ऊपर लिक्विड राइज करेगा, सॉल्वेंट राइज करेगा, फॉल नहीं करेगा। ये राइज क्यों करेगा? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। एक ना एक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको जी? कैपिलरी एक्शन। सुना हुआ है? यस और नो? Yes, sir. सो पतली पतली Yes, sir. कैपिलरीज के अंदर अगर लिक्विड अपने आप राइज करता है तो उसको नाम क्या देते हैं? कैपिलरी एक्शन। तो अब इसमें क्या आएगा जी? सॉल्वेंट rises up on the plate and along with solvent different components start rising up, ठीक है जी, based on their extent of adsorption। तो फिर वही बात, जो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा, अभी भी बात वही है, स्टेशनरी फेज के ऊपर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एड्सॉर्ब कराया, मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन से ऊपर राइज करा, राइज करते करते अपने साथ वो क्या करने लग गया? वो कंपोनेंट्स को भी ऊपर ही लेके आने लग गया। लेकिन जो बहुत स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड होगा वो उतना ऊपर नहीं आ पाएगा, वो पीछे ही रह जाएगा। और जो वीकली एड्सॉर्ब्ड होगा वो आराम से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बस इस तरह से इसको बोलते हैं जी। थिन लेयर की फॉर्म में क्रोमेटोग्राफी करी है तो इसका नाम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। अब ये बेसिक बता दिया, अब जरा डायग्राम्स देखो। स्टेप 1 देखो क्या किया हुआ है, पढ़ के बताओ। प्लेट को हमने किस में डिप कर रखा है? सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पे क्या लगा रखा है? सैंपल स्पॉट, जो मैंने लगा के दिखाया था, मिक्सचर। फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो सॉल्वेंट राइज कर रहा है जी। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विक्स अप द प्लेट। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विक्स अप द प्लेट। ये पढ़ो, विक्स का मतलब क्या है? राइजेस अप। जैसे अगर हम कॉटन लेते हैं, कॉटन को अगर हम घी के अंदर डिबोते हैं तो कॉटन में से अपने आप वो घी ऊपर आ जाता है उसकी टिप तक, जहां पे हम जोत जलाते हैं, तो विक्स अप हो जाता है ना जी वो। ऐसा ही कुछ सॉल्वेंट राइज करना शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो गई। समझ आ रही है जी बात? यहाँ पे कंपोनेंट ए थोड़ा सा ऊपर चला गया, कंपोनेंट बी नीचे रह गया। आपके हिसाब से ए और बी में से कौन ज्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड है? जल्दी बताओ। B. B. बी जो है स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड है, क्योंकि जो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होगा वो पीछे रह जाएगा और जो वीकली एब्जॉर्ब्ड होगा वो आगे जाएगा। ऐसा ही कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हुआ था। फर्क सिर्फ इतना, उसमें नीचे को आ रहे थे, इसमें ऊपर को जा रहे हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक इंपॉर्टेंट है, सर ये तो थोड़े थोड़े ड्रॉप्स हैं, इससे सेपरेशन थोड़ी हो रही है ना। जो ये टेक्निक है ये सेपरेशन के लिए कम है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादा है कि भी इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, आप जो बताऊंगा, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये देख रहे हो जी, यहां से लेके यहां तक, इसको मैंने बोल दिया जी ds। और यहां से लेके यहां तक इसको मैंने बोल दिया जी जो भी कंपोनेंट है उसका d। लेट अस से ये a कंपोनेंट है तो ये da है जी। क्या है जी? व्हाट इज ds? ds इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज da? बताओ, da क्या हुआ जी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए। A. ठीक है जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए, तो ये डी ए है जी। ठीक है जी, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए है, डी ए। तो डी ए इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए। इनका रेशियो ले लिया जाता है बाय कंपोनेंट ए। उसका एक नाम रखते हैं जी, डिफाइन कर देते हैं जी, आर एफ। आर एफ इज डी ए बाई डी एस। जितना कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपॉन जितना सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उनके रेशियो को एक वैल्यू देते हैं जी, आर एफ। इस आर एफ की वैल्यू हर चीज के लिए अलग है। तो फिर अगर हमें पहले से आर एफ की वैल्यू का एक डाटा पता हो और हमें जब कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी तो आर एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, मैच कर लें, तो पता चल जाएगा कंपोनेंट कौन सा था। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आता है आर एफ वैल्यू। ये आर एफ वैल्यू क्या है? देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं जी आर एफ। आर एफ का नाम है जी रिटेंशन फैक्टर। आर एफ इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटेंशन फैक्टर। तो एक बार शुरू से मैं पढ़ के सुना देता हूं, देखो इसने क्या लिखा हुआ। देखो जी, पढ़ो जरा क्या लिखा। इट इज अनदर टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ये भी एडसॉर्प्शन के ऊपर ही बेस्ड है।
in which separation of components is achieved over a thin layer of adsorbent such as silica gel or alumina is spread over plastic or glass plate. ठीक है. The spots of colored compounds are visible on TLC plate due to their original color. ठीक है. बस उसके बेसिस के ऊपर अल्टीमेटली करा के हमें RF वैल्यूज निकालनी होती हैं जी. मेन बात ये है जी. ठीक है जी. सो by using RF values, ठीक है जी, we can identify components की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है. इसको बोलते हैं जी क्या? This is called as thin layer chromatography. अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सर उन चीजों का अपना कलर ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सब ट्रांसपेरेंट हो, फिर तो उसके लिए एक ये एक्स्ट्रा चीज है जी. ये देखो, यहां से लेके यहां तक, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया आपको. ये आप पढ़ लेना जी, बहुत इजी है जी. मैं आपको जब स्लाइड दूंगा पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए. देखो क्या लिखा हुआ है. द स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कंपोनेंट्स, एक्स्ट्रा है जी. The spots of colorless components which are invisible to the eye can be observed using following methods. पहला, अल्ट्रावायलेट लाइट. कोई चीज अगर हमें नजर नहीं आती तो कई बार अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकती है, तो वहां से पता चल जाएगा. या फिर आयोडीन वेपर्स. अब क्या करना, उस प्लेट के ऊपर जब आप टीएलसी के ऊपर सॉल्वेंट में डिप करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि चीजें ऊपर राइज कर चुकी होंगी लेकिन दिख नहीं रही, तो उसके ऊपर थोड़े से आयोडीन के वेपर्स दे देना, तो कुछ चीजें आयोडीन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो फिर आयोडीन का कलर दिख जाएगा. या फिर जैसे आयोडीन दिया है, ऐसे कोई और केमिकल चीज दे देना, रिएजेंट दे देना, स्प्रे कर देना उसके ऊपर, हो सकता है वो चीज केमिकल से रिएक्ट करके कोई कलर प्रोड्यूस कर दे. तो इस तरह से अगर तो खुद का कलर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी ना किस तरह से कलर प्रोड्यूस करके हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करके आइडेंटिफिकेशन हो सकती है. दिस इज कॉल्ड एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. बोलो क्लियर है सबको से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लो जी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बाद लास्ट टेक्निक क्रोमेटोग्राफी की है बेटा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. देखो हमने ऊपर बताया था जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है एक वो होती है और एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज नॉट बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन. कॉलम एंड थिन लेयर बोथ यूजेस एडजॉर्प्शन, बट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक ही मेन एग्जांपल है पार्टीशन हो, उसी का एग्जांपल है जी क्या? पेपर क्रोमेटोग्राफी. अब जो पार्टीशन या पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू, बता देते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी सिमिलर टू TLC है, but the concept, but the principle of working is different. फिर सिमिलर क्या है? सिमिलर वो बोलने का मतलब क्या है जी, बता देते हैं. पेपर क्रोमेटोग्राफी जब हम कह रहे हैं सिमिलर टू TLC, इसका मतलब बहुत साफ है. वो क्या कि इसके अंदर भी RF वैल्यूज यूज होती हैं जी. RF वैल्यूज कैलकुलेटेड. RF वैल्यू, RF का फुल फॉर्म क्या आता है बताओ? Retention. तो जैसे उसमें RF वैल्यू निकालते थे इसमें. अब NCERT का अगेन एक क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी. आपको एक बात बताते हैं बेटा, समझना जरा जी. सपोज ये एक पेपर है, स्पेशल पेपर है, स्पेशल पेपर कॉल्ड क्रोमेटोग्राम. इसका नाम है जी क्रोमेटोग्राम. क्या होता है जी? इसके अंदर पोर्स होते हैं. क्रोमेटोग्राम की खास बात क्या है? पोर्स हैविंग entrapped वाटर मॉलिक्यूल्स. उसके पोर्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंट्रैप्ड होते हैं. ठीक है जी. अब जब हम इसको सॉल्वेंट में डालते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट में जब डाला इसको, सॉल्वेंट राइजेस अप अगेन बाय कैपिलरी एक्शन. वो सारा कुछ वैसे ही. ठीक है, सॉल्वेंट राइजेस अप बाय कैपिलरी एक्शन, but different components are
separated due to different distribution in solvent and trapped water। यहाँ पे कोई हमने लेयर नहीं डेवलप करी, जो पानी उसके होल्स के अंदर, उनके पोर्स के अंदर ट्रैप्ड था, उस पानी में भी चीज चिपक सकती है, या जो नीचे सॉल्वेंट आ रहा है उसके साथ चिपक सकती है। अब कौन कितना उसको अपने साथ चिपकाता है, हम उसको बोलते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आराम से समझो, कोई भी कंपोनेंट पानी के साथ अगर मिक्स हो सकता है, अगर उसमें से एक और सॉल्वेंट को ऊपर ले आए, जैसे हमने पहले सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में करा था याद है? सॉल्वेंट कई बार पानी से ज्यादा चीज को घुलवा लेता है अपने अंदर, तो वो सॉल्वेंट जैसे ही ऊपर जा रहा होगा, वो जो पानी के अंदर ऑलरेडी चीज अटकी हुई है उसमें से उसको चीज को निकाल के ऊपर लेता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कंपोनेंट पानी के साथ रह के ज्यादा खुश है तो वो उतना आगे नहीं जाएगा, और जो पानी में रह के कम खुश है वो सॉल्वेंट के राइज अप होने के साथ साथ ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर वही होगी जी, सबसे टॉप पे सॉल्वेंट जाएगा, फिर कोई कंपोनेंट ए जाएगा, फिर कोई कंपोनेंट बी जाएगा, तो बस फिर वही है, सेपरेशन तो हो गई। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे स्टेशनरी फेज कौन है ये बता दो। व्हाट इज स्टेशनरी फेज हियर? शाबाश, देखिए कौन बता रहे हैं। व्हाट इज द स्टेशनरी फेज इन दिस प्रोसेस? बताओ। जो ये पेपर है, क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम। जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर के अंदर जो वाटर ट्रैप्ड है वो है ना बेटा, वो तो नहीं हिल रहा। क्रोमेटोग्राम तो एक सपोर्ट है, पेपर तो एक सपोर्ट है, पेपर के अंदर पानी ट्रैप्ड है, उस पानी में से चीजों ने निकलना है। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, एंट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड हुए कि सॉलिड हुए कि गैस हुए? लिक्विड ही हुए, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड। तो इस केस में जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये खास बात होगी। जो पीछे वाली एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी थी उसमें सिलिका जेल या एल्यूमिना जो आप यूज कर रहे थे वो स्टेशनरी फेज था, बट वो तो सॉलिड था। यहाँ स्टेशनरी फेज एंट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल है जो कि लिक्विड है। और मोबाइल फेज तो सॉल्वेंट है, वो तो है ही है, वो भी लिक्विड है। तो ये फर्क है। अच्छा फिर मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एडसॉर्प्शन? नो, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज दिस, different distribution due to different distribution। यहाँ पे मैंने लाइन गलत रखी, solvent rises up by capillary action but different components are separated due to different distribution in solvent and water। इन आना था यहाँ पे, in solvent and water। ये है जी आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पार्टीशन या पेपर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब जो कंपोनेंट पहला कर लिया पानी से चिपक के बैठा था वो अपने आप को पार्टीशन कर रहा है, कहता नहीं नहीं मैं तो सॉल्वेंट के अंदर चला जाऊंगा, मेरा पार्टीशन कर दो। वो जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसी को हमने पार्टीशन बोल दिया। अब एक बार बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या है देख लो। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, a special quality paper called chromatographic paper is used, although paper consists mainly of cellulose। अब ध्यान से पढ़ना जी, the stationary phase in paper chromatography is not the cellulose but the water which is absorbed chemically or bound to it। तो stationary phase water है। The mobile phase is another liquid which is usually a mixture of 2 or 3 solvents and water as one of the components। कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है। Principle, paper chromatography works on the principle of partition। Now this is a very important NCERT question। NCERT का क्वेश्चन है जी, NCERT एक्सरसाइज ऑलरेडी समझा दिया मैंने, पढ़ लो। Paper chromatography works on the principle of partition, that is it is based upon differential partitioning। उसी का वर्ड क्या यूज करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इस प्रिंसिपल के ऊपर चलती है जी पेपर या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें फिर से आप डायग्राम देख लो जरा। सॉल्वेंट विक्स अप द पेपर इन दिस डायरेक्शन, सॉल्वेंट ऊपर राइज कर रहा है, और ठीक है फिर वही पेपर लटका रखा है किसी चीज सपोर्ट के ऊपर, सॉल्वेंट में डिप किया हुआ है, चीजें ऊपर राइज कर रही हैं, फिर वैसे ही आरएफ वैल्यू निकाल लेंगे और उससे हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हो जाएगा। तो जिस तरह से वर्किंग टीएलसी की होती है, कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की भी वैसे है, बट उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग अलग है जी। हाँ जी बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? से यस और नो? Yes, Yes, sir. yes, Yes.